हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एडुक्यूर एकेडमी बाय मनदीप में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त चल रही हो। सो दोस्तों, मैं मनदीप आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ और PYQ विद फैक्ट्स। चलिए दोस्तों, करते हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के किस राजा ने करवाया था? तो दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग राजवंश के शासक जो थे वो थे नरसिंह देव वन। इनके द्वारा करवाया गया था लगभग 1250 ईस्वी में। ये मंदिर हिंदू भगवान जो सूर्य देवता हैं उनको समर्पित है। इसी मंदिर को दोस्तों ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा 1984 को इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राजवंश को चार मीनार के निर्माण का श्रेय दिया जाता है या दिया जा सकता है? तो दोस्तों, चार मीनार के निर्माण का श्रेय दिया जाता है कुतुब शाही राजवंश को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो चार मीनार है वो भारत के हैदराबाद शहर में सिचुएटेड है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1591 में। कुतुब शाही राजवंश के जो सुल्तान थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इनके द्वारा करवाया गया था दोस्तों। इसे ईरानी वास्तुकार जो मीर मोमिन अस्तराबादी उनके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, आकलन वर्ष 2021-22 के लिए भारत में INR डैश लाख से ऊपर की आय पर आयकर लागू है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन income above INR dash lakhs in India for assessment year 2021 and 22, which is answer B है ऑप्शन नंबर B। 2.5 लैक्स के ऊपर जितने भी आय होगी उसके ऊपर आयकर यानी इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा। और वर्ष 2023 से 24 में जो आयकर की दरें हैं वो हैं दोस्तों 0 to 3 lakhs में 0% की दर है। ये दरें हैं 3 to 6 lakhs पर 5%, 6 to 9 लाख पर 10%, 9 to 12 लाख पर 15% और 12 to 15 लाख पर 20 और 15 लाख से ऊपर 30%। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा प्रभावी राजस्व घाटा की अवधारणा पेश की गई थी? तो दोस्तों, रंगराजन समिति थी उसके द्वारा प्रभावी राजस्व घाटा की अवधारणा पेश की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय बल के उपयोग में से है? तो दोस्तों, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, धुलाई मशीन में कपड़ों से पानी निकालना। यही अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बलों का उपयोग में से एक है। देखो, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है दोस्तों? ये होता है पुल्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है दोस्तों, वो सेम टाइम पे ही पुश द मूवमेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द सर्कुलर पाथ। जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको सेंटर की तरफ पुश करता है सर्कुलर पार्ट में, और सेम टाइम पे ही जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो पुश करता है जो भी ऑब्जेक्ट है उसको बाहर की तरफ। तो इसीलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है, क्योंकि मशीन में जो कपड़ों की धुलाई होती है और जो पानी निकलता है वो इसी फोर्सेस में निकलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बढ़ते बलाघून का अनुप्रयोग इसमें से किसमें देखा जाता है? तो टार्क का यूज किसमें देखा जाता है? इंक्रीजिंग यूज किसमें देखा जाता है? जब दरवाजे की कुंडी के जो कब्जे होते हैं उनको अगर हम दूर रखते हैं तो टार्क इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो टार्क है वो एक घूर्णन बल होता है जो कोई भी वस्तु होती है उसके निश्चित बिंदु के चारों ओर लगाया जाता है। ठीक है, चारों ओर लगाया जाता है। दूरी जितनी अधिक होती है, जितनी भी ज्यादा डिस्टेंस होता है, टार्क उतना ही अधिक होता है और दरवाजा खोलने के लिए भी उतनी ही कम बल की जरूरत होती है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर के खतरे या तनाव प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो दोस्तों आंसर इज सी, कॉर्टिसोल। ये जो हार्मोन है यही प्ले करता है रोल स्ट्रेस रिस्पॉन्स पर। ये जो हार्मोन होता है ये एंड्रिल ग्रंथि से निर्मित होता है। एंड्रिनल ग्रंथि से ये हार्मोन बनता है। जिस व्यक्ति में कॉर्टिसोल हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है उस व्यक्ति को बाकी व्यक्तियों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो हार्ट के इश्यूज होते हैं वो ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यमुना निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? तो दोस्तों यमुना ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती। यमुना नदी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश राज्य से बहते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ये जो गंगा नदी है सबसे लंबी और सहायक नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और यमुना नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 1376 किलोमीटर। और यमुना नदी में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स जैसी नदियां आकर मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, बराकर और कोनार किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों बराकर और कोनार दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। दामोदर नदी वेस्ट बंगाल और झारखंड में भ्रश घाटी में प्रवाहित होती है। दोस्तों ये नदी झारखंड के छोटा नागपुर से निकलती है। ठीक है ना, झारखंड की कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर से। और इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है? 541 किलोमीटर्स। और इस नदी में अचानक से बाढ़ आ जाने के कारण क्या इसे कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि है नर्मदा नदी का स्रोत मध्य प्रदेश की डैश पहाड़ियों में स्थित है। नर्मदा नदी का स्रोत मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के मकैल श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, मकैल श्रेणी याद रखिएगा, मकाल श्रेणी। इस नदी की जो कुल लेंथ है वो है 1312 किलोमीटर्स। और इसका अपवाह जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है। एक बात और दोस्तों, ये जो नदी है वो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत की। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, चौल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों कौन था चौल राज्य का संस्थापक? तो आंसर ए इज द राइट आंसर, विजयालय चौल। ये संस्थापक थे चौल वंश के। 850 टू 871 ईस्वी। और इनकी राजधानी क्या थी चौल डायनेस्टी की? तंजौर भी कहते हैं और तंजावुर भी कहते हैं। और विजयालय ने क्या उपाधि धारण की थी? इन्होंने की थी नरकेसरी। नरकेसरी की उपाधि धारण की थी इन्होंने। पर दोस्तों जो चौल साम्राज्य का जो चौल एम्पायर है, उस डायनेस्टी है चौल डायनेस्टी, उसका सबसे ज्यादा एक्सपैंड किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने। और उनको किस चीज की उपाधि मिली थी? कंगै कोटचौल। ठीक है, इसकी उपाधि मिली थी इस नाम से। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, श्रीधराचार्य को डैश उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों उनको जाना जाता है मैथमेटिक्स के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। श्रीधराचार्य को गणित के योगदान के लिए जाना जाता है। ये एक भारतीय मैथमेटिक्स थे और दार्शनिक भी थे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल प्रांत के। इन्होंने बीज गणित को अंक गणित से सेपरेट किया था। क्वेश्चन नंबर 13, काम सूत्र डैश द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों काम सूत्र लिखा गया था रिटन बाय वात्स्यायन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनके द्वारा लिखा गया था ये कामसूत्र। ये महर्षि थे, इन्होंने 4वीं शताब्दी में ये रचित किया था, जो कि भारत का प्राचीन कामशास्त्र है। इस ग्रंथ में 64 कलाओं का जिक्र किया गया है। और इस ग्रंथ को महर्षि वात्स्यायन ने 7 अधिकरणों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज, रामलिंग राजू निम्नलिखित में से किस घोटाले से जुड़ा हो सकता है?
तो दोस्तों रामलिंग राजू, याद रखना, ये एक कॉरपोरेट घोटाला है जो कि 2009 में हुआ था और ये इसका नाम है सत्यम घोटाला। ये 2009 में प्रकाश में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को शहीद ए आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये तो इजी क्वेश्चन है, तो आई नो आपको पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए भगत सिंह। भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया है दोस्तों। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 में हुआ था, पश्चिमी पंजाब में, जो आज वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान है। और ये एक सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शहीद आजम कौन है? भगत सिंह। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज, इन खुफिया एजेंटों में से कौन द ब्लैक टाइगर के नाम से लोकप्रिय था? तो दोस्तों ब्लैक टाइगर के नाम से फेमस थे रविंद्र कौशिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये खुफिया एजेंटों में से एक थे। इन्हीं को ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता था। ये एक भारतीय अनुसंधान और विश्लेषण विंग एजेंट थे। ठीक है, इन्होंने 1975 से 1983 तक भारत के लिए जासूसी की। क्वेश्चन नंबर 17, when was the last time that a bill was passed successfully at the joint session of the Indian Parliament? पिछली बार यानी अगस्त 2021 तक भारतीय संसद के संयुक्त सत्र में एक विधेयक को सफलतापूर्वक कब पारित किया गया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो दोस्तों जॉइंट सेशन के साथ इंडिया पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था, वो था ऑप्शन बी आतंक निरोध अधिनियम 2002, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये पिछली बार अगस्त 2021 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित है? तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 47, आर्टिकल 47। ये भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार से रिलेटेड है। और जो 40 है वो रिलेटेड है ग्राम पंचायतों के संगठन से। और अनुच्छेद आर्टिकल 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाही मजदूरी। और अनुच्छेद 49 रिलेटेड है राष्ट्रीय महत्व का स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इन मुआन कुश्ती की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? तो दोस्तों जो इन मुआन कुश्ती की स्टार्टिंग हुई थी इंडिया के स्टेट मिजोरम से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हुई थी डुगटलांग गांव से इन 1750। और इस गेम में इस कुश्ती में लात मारना, घेरे से बाहर निकलना, यहाँ तक कि घुटनों को बेंड करना, मोड़ना भी प्रतिबंध है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन भारतीय युद्ध कलाओं का एक रूप नहीं है? तो दोस्तों जल्लीकट्टू ये एक युद्ध कला का रूप नहीं है, क्योंकि जो जल्लीकट्टू है ये एक पारंपरिक खेल है जो कि तमिलनाडु में खेला जाता है। इसमें क्या होता है, इस खेल में लोगों की बहुत सारी भीड़ उमड़ती है और सांड को छोड़ देते हैं और जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं वो सांड के कुबड़ को पकड़ने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये गेम है ये वाली जल्लीकट्टू। और बाकी जो भी है ये सारी की सारी युद्ध कलाएं हैं। सो मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। जल्दी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।